हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन स्टडीज़। मैं हूं नीरज और हम इस चैनल पर मैथ्स और साइंस के वीडियोस को अपलोड करेंगे। अभी तो केवल क्लास 10th के वीडियोस अपलोड करेंगे और धीरे धीरे हम फिर अदर क्लासेस के लिए भी वीडियोस लाएंगे। तो मैं आपको जो पढ़ाऊँगा, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा क्लास 10th के लिए। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, सबसे पहले हम एनसीईआरटी का पूरा कंसेप्ट लर्निंग करेंगे, ठीक है। और हर एक्सरसाइज से पहले उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन आएगा, उसके लिए एक लेक्चर आएगा। फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के लिए एक लेक्चर आएगा और फिर आरएसआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर आएगा और लास्ट में हर चैप्टर के पीवाईक्यूज़ के लिए भी एक लेक्चर आएगा। तो जिससे आपकी बोर्ड्स 2022 की फुल प्रिपरेशन हो सके। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो हमारी वीडियोस आएंगी उनको लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, रियल नंबर। तो सबसे पहले रियल नंबर समझते हैं क्या होता है। रियल नंबर, तो रियल नंबर आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड irrational नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होते हैं? इस दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर उन सबको मिला दिया जाए तो क्या बनते हैं? हमारे पास रियल नंबर बनते हैं। ठीक है, तो ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। अब सबसे पहले देखते हैं क्या होता है रेशनल नंबर। अभी मैं इसको थोड़ा बहुत ही समझा रहा हूँ। अभी जब हम चैप्टर आगे आगे पढ़ेंगे तब मैं इसको और अच्छे से क्लियर करूँगा। अभी आपको जितना जानने की ज़रूरत है उतना बता रहा हूँ, केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसका। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर, कोई भी एक्स हम नंबर मान रहे हैं, तो कोई भी एक्स नंबर है जिसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पी और क्यू के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं? पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अब इंटीजर को कैसे दिखाते हैं हम? इंटीजर के सेट को क्या बोला जाता है? जेड बोला जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी जेड लिखा रहता है उसको क्या कहा जाता है? इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, अब पी और क्यू क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? केवल 1 होना चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। अगर क्यू इक्वल टू 0 हो गया तो ये इससे डिवाइड ही नहीं हो सकता, 0 से कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे 1/3, 2/1, 5/3। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं रेशनल नंबर के। अब दूसरी चीज क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकते। ठीक है ना? और अब इसके एग्जाम्पल देख लो। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे √2। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1.414 और आगे आगे बढ़ती रहती है, तो ये कभी खत्म नहीं होती और ना रिपीट होती है। तो इरेशनल नंबर में जो होता है ना, उनकी जो डेसिमल फॉर्म होती है वो क्या होती है? नॉन रिपीटिंग होती है और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो ऐसी √5 होता है, √3 होता है। तो ये एग्जाम्पल हो सकते हैं किसके? इरेशनल नंबर के। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको? इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? अब जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो क्या होता है? सबसे पहले लेमा को समझना पड़ेगा। लेमा क्या होता है? ठीक है, तो लेमा लेमा
ठीक है, तो लेमा की जो डेफिनेशन बुक में दे रखी है वो क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used to prove other things। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकें किसी और चीज को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी। अब एग्जांपल देखिए, जो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल देखते हैं। अब एनी इवन नंबर, चलिए इसको दूसरी तरह से देखते हैं। एनी नंबर विच कैन बी written as क्या? 2n, ठीक है, where n belongs to z is an even number। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो नंबर होगा, अगर हम उसको 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, 2n, यहाँ पे n क्या है? इंटीजर, ठीक है ना। तो अगर हम उसको 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या होना चाहिए? हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। तो अब जैसे अब ये हमारे पास क्या बन गया? एक लेमा बन गया, ठीक है, ये पहले से ही प्रूव्ड है। इसका मतलब क्या है? ये लेमा है। अब इसको हम यूज करेंगे और चीजों को प्रूव करने के लिए। जैसे अब किसी कोई इवन नंबर उठा लीजिए, जैसे मैंने क्या ले लिया? 8 ले लिया, ठीक है। अब 8 एक इवन नंबर है, हमको पता है, मगर हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये 8 इवन नंबर है नहीं, ठीक है ना। उसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसकी मदद से। तो इसका मतलब इसकी मदद से इस चीज को प्रूफ किया जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये एक प्रूवन स्टेटमेंट हुई। इसका मतलब क्या बन गया? ये लेमा बन गया। तो अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अब सोचिए, अगर मैं इसको 2 इंटू 4 लिख दूं, ठीक है, अब इसको 2 इंटू 4 लिख दिया, तो अब 4 क्या है हमारे पास? कोई एक इंटीजर ही तो है, ठीक है, तो 4 भी एक इंटीजर हो गया। तो ये किस फॉर्म में आ गया? 2n की फॉर्म में आ गया। तो 8 को हमने 2n की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 भी एक इवन नंबर है, ठीक है। और दूसरा ले लीजिए, दूसरा 6 ले लिया, ठीक है। 6 क्या क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता तो है 6 इवन है, ठीक है ना, 6 इवन तो है, मगर हमने प्रूफ करके दिखा दिया। किस फॉर्म में ला करके? 2n फॉर्म में ला करके। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या होगा? लेमा क्या हुआ? कोई भी एक प्रूवन स्टेटमेंट, जैसे कि ये थी कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज 2n इज एन इवन नंबर। तो ये प्रूवन स्टेटमेंट थी, इसका मतलब ये लेमा था, और हमने इसकी मदद से क्या प्रूफ करके दिखाया? 6 और 8 को इवन प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब किसका ले लेते हैं? ऑड नंबर्स का ले लेते हैं। जैसे एनी नंबर विच कैन बी रिटन in the form of 2n plus 1, ठीक है, which can be written in the form of 2n plus 1 where n belongs to z is an odd number, ठीक है, इसी के जैसा है। मगर अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी नंबर जो 2n plus 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको क्या कहा जाएगा? ऑड नंबर कहा जाएगा। तो एग्जांपल ले लो, कोई भी ऑड नंबर उठा लो, 9 उठा लिया, ठीक है। अब देखो 9 को क्या लिखा जा सकता है? +1 तो चाहिए हमको, ठीक है ना। बचा कितना? 8। 8 को क्या लिख दिया? 2 इंटू 4 लिख दिया। अब देखो 4 क्या था? इंटीजर है, तो इसका मतलब ये भी किस फॉर्म में आ गया? 2n plus 1 की फॉर्म में आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 भी एक क्या बन गया? ऑड नंबर बन गया। तो हमने 9 को प्रूफ करके दिखा दिया कि ऑड नंबर है,
किस मदद से, किसकी मदद से, इसकी मदद से। ये क्या था, लेमा था हमारे पास एक। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप 19 ले लो। 19 भी एक ऑड नंबर है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 9 लिखा जा सकता है, प्लस 1 लिखा जा सकता है। अब 9 भी एक इंटीजर है, तो किस फॉर्म में आ गया, 2n+1 की फॉर्म में आ गया फिर से। तो इतना समझ में आया। अब इस बात से आपको क्लियर होगा कि लेमा क्या होता है। तो लेमा कोई भी ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट जिसको यूज करके हम अलग दूसरी चीजों को प्रूव कर सकें। ठीक है, तो इसको नोट करिए पहले। नोट कर लिया। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब नाम से सोचिए, नाम में क्या लिखा है कि डिवीजन लेमा। तो ऐसा लेमा जो किसी भी डिवीजन में लग सके। ठीक है ना, तो ऐसा लेमा जो दुनिया में कोई सा भी डिवाइड हो, ठीक है ना, दुनिया में कोई सा भी डिवाइड हो उसमें ऐसा जो लेमा हो वो लग सके। ठीक है ना, लेमा आपको बता दी था अभी मैंने। ठीक है, तो अब यूक्लिड्स क्यों लगा, यूक्लिड्स हमारे मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया। ठीक है, इस चीज़ को दिया था, तो उनके नाम से पड़ गया, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अब इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जैसे अब कोई सा भी डिवाइड होता है हमारे पास। ठीक है, अब कोई सा भी डिवाइड है, मान लो इसको 109 को ले लिया, किससे डिवाइड कर दिया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस वाले नंबर को क्या बोला जाएगा। इस वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। ठीक है, जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा हो उसको क्या कहा जाता है, डिविडेंड कहा जाता है। अब ये जो नंबर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो जिससे डिवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, डिविजर कहते हैं। ठीक है, और जो डिवाइड करने के बाद आता है उसको क्या कहा जाता है, क्वोशिएंट कहा जाता है। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। अब इसको क्या कहा जाएगा, जो बच गया, जाहिर सी बात है रिमाइंडर। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जो घेरे के अंदर है उसको डिविडेंड कहा जाएगा, जो डिवाइड कर रहा है उसको क्या कहा जाएगा, डिविजर कहा जाएगा। ठीक है, और जो डिवाइड होने के बाद आता है यहाँ पर जो आता है उसको क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर आया जो बच जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है, जो बुक में लिखी हुई है, स्टेटमेंट क्या कहती है, फॉर any two positive integers, ठीक है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique numbers q and r, ठीक है, सच दैट क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, r इज स्मॉलर देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बहुत मेन बात है। ठीक है, अब अभी तो ये लग रहा होगा क्या है, ठीक है ना, तो अब मैं इसको मतलब समझाता हूँ क्या है। ये तो बुकिश लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से समझते हैं, डिवीजन लेमा है ना, तो डिवीजन से ही तो आएगा। तो अब देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये डिविडेंड क्या है। अब देखो 109 को यहाँ पे डिविडेंड क्या था हमारे पास, 109 था। अभी इसको भूल जाओ। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास 109। ठीक है, डिविडेंड है। अब इसको क्या लिख सकते हैं,
इस डिवीजन की मदद से जितने भी नंबर आए हमारे पास उन सब का कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो लिखा जा सकता है, ठीक है, उस तरीके से लिख सकते हैं। देखो डिवीजन ले लिया हमने 2 इंटू 54 कर दिया, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कर दिया, प्लस 1 कर दिया। तो इसको सॉल्व करके देख लो क्या आएगा, 54 इंटू 2 कितना हो गया 108 प्लस 1 यानी कि 109। तो इस डिविडेंड को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, देखो 2 क्या था डिवाइजर, ठीक है, और 54 क्या था क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो हमने डिविडेंड को किसकी फॉर्म में लिख दिया, डिवीजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर के इसमें। तो ये एक तरह से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर हम कोई सा भी और कोई डिवाइड ले लें, ठीक है, और कोई भी डिवाइड ले लें, तो यहाँ पे जो डिविडेंड होगा उसका जो उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। तो किसी भी डिवाइड, ठीक है ना। तो मेन बात क्या निकल रही है यहाँ पर, मेन बात ये निकल रही है कि जो डिविडेंड है, ठीक है, इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यही डिवीजन लेमा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी डिविडेंड को डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखा जा सकता है। अभी आपने इस चीज से समझा, ठीक है। तो वही चीज इन्होंने इस फॉर्म में लिख रखी है। देखो यहाँ पे क्या है, बी है, ए है, क्यू है और आर है। तो यहाँ पे जो ए का मतलब हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे जो ए का मतलब क्या है, डिविडेंड। ए का मतलब क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। अब बी जो है यहाँ पे डिवीजर है, ठीक है, और जो क्यू है यहाँ पर वो क्या है, क्वोशिएंट है, और जो आर है वो क्या है, रिमाइंडर। सिंपल, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो उन्होंने इस चीज के लिए, ठीक है ना, ये चीज डिवाइड में देखी, हर डिवाइड में यही चीज लग रही है, उसको इस लैंग्वेज में लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर उनको जब डिवाइड करेंगे तो कोई भी दो यूनिक नंबर आएंगे, दो यूनिक कौन से, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो किसी भी डिवाइड में ले लो, जो आप डिवाइड करेंगे उसके बाद जो यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो हमेशा यूनिक ही आएंगे, किसी भी डिवाइड के लिए अलग कोई मतलब सेम चीजें नहीं आ सकती ना। अब बात करते हैं इस कंडीशन की, ठीक है। इस कंडीशन में क्या कह रखा है कि जो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा बी से छोटी होगी और जीरो या जीरो से बड़ी होगी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कैसे ये चीज प्रूफ होती है, ठीक है ना, ये क्यों होता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, एक डिवाइड ले लेते हैं हम, कोई सा भी डिवाइड ले लेते हैं, ठीक है। टू से स्टार्ट करते हैं, 2 लिया, अब 2 से हमने डिवाइड किया पहले 5 को, ठीक है। अब 5 को डिवाइड किया तो हमने क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4 लिखेंगे और क्या आ जाएगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। और दूसरा डिवाइड ले लेते हैं, 2 से ही करते हैं, 6 को कर लेते हैं, तो 3 जा 6 किया, 0 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। और कोई नंबर उठा लेते हैं, 7 ले लेते हैं, तो 2 से डिवाइड किया तो 3 जा 6 होगा, 1 रिमाइंडर आ गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि 2 से डिवाइड करने पर कौन कौन से रिमाइंडर आ रहे हैं, केवल 1 और 0, इनके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आपने बी क्या लिया, 2 लिया, ठीक है, और रिमाइंडर क्या क्या है, 0 और 1, इनके अलावा तो कोई नहीं आया। 2 से डिवाइड करके देख लो और नंबरों को, 1 और 0 के अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता 2 से डिवाइड करने पे, ठीक है, किसी भी नंबर को। तो इससे ये बात प्रूफ हो रही है। इसका मतलब क्या होगी, जब हमने बी 2 ले लिया था तो रिमाइंडर क्या आया, 0 से बड़ा भी आया और 0 भी आया और 2 से हमेशा छोटा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिमाइंडर की वैल्यूज आई क्या आई, हमेशा बी से छोटी आई, ठीक है, और 0 या 0 से बड़ी आई, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले लो, 3 से डिवाइड करके देखना, 3 से डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर कौन कौन से आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आ सकता, क्योंकि
3 इसलिए नहीं आ सकता, अगर आपको b कभी भी रिमाइंडर नहीं आ सकता। अगर b से हम डिवाइड कर रहे हैं, b क्या है हमारे पास, डिवीजन, तो अगर हम b से किसी चीज नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो b ही रिमाइंडर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ, अभी तो यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन है, इक्वल टू नहीं लग सकता, क्योंकि b कभी नहीं आ सकता रिमाइंडर। मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर रिमाइंडर नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी टेबल में आ जाएगा वो नंबर। ठीक है ना। अब जैसे देखते हैं, अगर हमें यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचाना था तो क्या करना पड़ता, 2 2 जा 4 करते, है ना, तभी तो रिमाइंडर 2 बचता। मगर ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि 6 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो हम क्या डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे 3 ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा, तो 2 रिमाइंडर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन हम कोई सा भी नंबर ले रहे हैं तो उस नंबर से जब डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो जो रिमाइंडर की वैल्यूज आती हैं वो किसके बराबर आती हैं, या तो देखो 0 आ सकता है, ठीक है, या उस नंबर से छोटा नंबर 1। ठीक है, 2 से छोटे कौन से थे, 1 ही था, है ना, 0 से बड़ा और b से छोटा। ठीक है, तो इस कंडीशन का मतलब ये होता है। तो ये कंडीशन भी पूछी जाती है, ठीक है ना, पेपर में भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस डिवीजन लेमा के लिए, तो आप इसको नोट करिए, ये पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज अ series of well defined steps which gives a method for solving a certain type of प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब कि कुछ हमारे पास प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में कि उनके लिए कुछ डिफाइंड स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। मतलब कि क्या हुआ कि कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हम एक के बाद एक ही यूज़ करना पड़ेगा। मतलब अगर जैसे कोई तीसरा स्टेप है तो तीसरा स्टेप हम पहले नहीं डाल सकते, एक सीरीज में ही यूज़ करना पड़ेगा, और वही उसके लिए एक क्या देगा, मेथड देगा। ठीक है, तो उन स्टेप्स को, उन वेल डिफाइंड स्टेप्स को एक सीरीज में यूज़ करने पर उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए क्या कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उनको यूज़ करके, ठीक है, एक सीरीज में यूज़ करके, ठीक है, उनको एक सीरीज में यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो उस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, एल्गोरिदम बोला जाता है। ठीक है, तो अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला मेथड होता है, कोई भी पॉलिनोमियल होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, जैसे x² + 2x + 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला मतलब इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। क्या होता है, सबसे पहले कि इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 आ गया, तो ये पहला स्टेप था। ठीक है, तो इसको हम बाद में नहीं यूज़ कर सकते, पहले इसको ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक सीरीज में यूज़ करना पड़ेगा। अब इस नंबर के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि ऐड करके इस वाले साइन को देखा जाता है, तो इस वाले साइन का इस्तेमाल करके इसके ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि ये बन जाए। ठीक है ना, इसका कोफिशिएंट बन जाए। तो क्या कर देंगे, 1 × 1 कर देंगे, यानी कि 1 + 1 कर दिया। तो ये दूसरा स्टेप हो गया कि इस नंबर के ऐसे फैक्टर फाइंड करना जिनको प्लस करके ये नंबर बन जाए। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अब आप इसको पहले यूज़ नहीं कर सकते, कैसे यूज़ करोगे जब आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है ना, तो एक स्टेप सीरीज में यूज़ करने पड़ेंगे आपको स्टेप। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या हो गई,
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना, ठीक है। तो एल्गोरिदम मतलब समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करा, इसका ये मिल गया, ठीक है। अब ये क्या कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे इसको, 1+1 यानी कि 1+1 x+1, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट फैक्टराइज होके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x+1 कितना हो जाएगा, x+1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे x कॉमन ले लिया था, प्लस x+1 यहाँ रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, x+1 इंटू x+1। तो ये फैक्टराइज हो। तो करा क्या, पहला स्टेप क्या था, इसको यूज मल्टीप्लाई किया। दूसरे स्टेप में क्या किया, उसके फैक्टर ढूंढे, ठीक है, जिनको प्लस करके या माइनस करके क्या आना चाहिए, आना चाहिए। अब उसके बाद इसको ऐसे लिखा, फिर यहाँ से कॉमन लिया, फिर फैक्टराइज हो गया। तो इस फैक्टराइजेशन के लिए जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, इसके लिए कुछ वेल डिफाइंड स्टेप थे और उनको सीरीज में यूज करना पड़ा, ठीक है ना। तो उसी चीज को क्या बोलेंगे हम, एल्गोरिदम बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को नोट करिए। नोट कर लिया आपने। अब अगला टॉपिक, अगला है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अभी आपको एल्गोरिदम का मतलब समझ आया। अब ऐसी एल्गोरिदम जो डिवीजन पे लगे, ठीक है, और दी किसने, यूक्लिड सर ने। तो इसका मतलब क्या हो, यूक्लिड सर ने तो डिवीजन को पकड़ ही रखा था अच्छे से, तो डिवीजन के पीछे ही पड़ गए थे वो। तो अब पहले लेमा दिया, अब एल्गोरिदम दिया, ठीक है। अब एल्गोरिदम का मेन था किस चीज़ के लिए, ठीक है, मेन था किस चीज़ के लिए, कि एल्गोरिदम था क्या उनका, ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, HCF फाइंड करने के लिए था, ठीक है। HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी डिटरमाइंड by applying Euclid's division lemma until by applying Euclid's division lemma again and again until remainder becomes 0। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम किस चीज के लिए था हमें, HCF निकालने के लिए, किन्हीं भी दो नंबरों का, ठीक है। HCF आपको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे 2 और 6 हैं, 2 और 6 हैं, तो उनका HCF क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब कोई भी HCF क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर का HCF क्या होता है, HCF वो होता है कि ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर, ठीक है, उन दोनों में कॉमन आने वाला ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर जो उन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है ना। तो जैसे 2 और 6 का क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 2 ऐसा 2 ही ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है ना, 2 ही ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर रहा हो और 6 को भी डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो और सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, तो उसी को क्या कहते हैं, HCF। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है कि कोई भी मतलब किन्हीं भी दो नंबरों का HCF निकालने के लिए उन्होंने एक एल्गोरिदम दे दिया, ठीक है। अब वो एल्गोरिदम क्या था, सीरीज होता है वेल डिफाइंड स्टेप का। तो वेल डिफाइंड स्टेप क्या है यहाँ पर, डिवीजन लेमा को, उन्हीं के डिवीजन लेमा को बार बार यूज करना। कब तक, उन्हीं दो नंबरों पे लेमा को बार बार यूज करना, कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना बन जाए, ठीक है ना। तो एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या हुआ कि HCF फाइंड करने के लिए किन्हीं भी दो नंबरों का, उन पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को
बार बार लगाना तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना बन जाए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। अब इसको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए एक एग्जाम्पल है मेरे पास। एग्जाम्पल ये है, मतलब एक क्वेश्चन है 861 है 867 एंड 255। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर दे दिए इन्होंने। ठीक है, अब इनका एचसीएफ फाइंड करना है किसकी मदद से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। ठीक है, अब ये थोड़े बड़े नंबर हैं तो इनका डायरेक्ट निकालना भी थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। किसके लिए, इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए। तो कैसे यूज़ करेंगे देखो, अब इसको हमने ए मान लिया, बड़े वाले नंबर को, इन मतलब एनसीईआरटी में आपके पास क्वेश्चन है तो अगली एक्सरसाइज में कराऊंगा वो मैं, मतलब जब 1.2 1.1 स्टार्ट करेंगे तब मैं वो कराऊंगा आपको। तो ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको समझाना है क्या, एल्गोरिदम। ठीक है, उसके लिए तो 867। ठीक है, हमने ए को क्या मान लिया, 867 मान लिया, और बी को क्या मान लिया, 255 मान लिया। तो जो छोटा नंबर है उसको बी मानेंगे और जो बड़ा नंबर है उसको 867 मानेंगे। ठीक है, मतलब जो बड़ा नंबर है उसको ए मानेंगे। ठीक है ना, क्यों मानेंगे, क्योंकि डिविडेंड देखो हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ए क्या है, होता है डिविडेंड होता है। ठीक है, और जो डिविजन होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते वक्त क्या करना है, 867 को डिवाइड करना है किससे, 255 से। जो दो नंबर दे रखे हैं उसमें जो छोटा वाला है उसको आपको क्या मानना है, डिवीजन मानना है, और जो बड़ा वाला नंबर है उसको क्या मानना है, डिविडेंड मानना है। तो अब डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो अब 3 जा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 255 3 जा, तो 255 3 जा, तो 3 5 जा 15 1, 3 5 जा 15 16 हो जाएगा 1, तो 3 2 जा 6 7 765 आ गया। ठीक है, अब 765 आया तो 3 जा हमने क्या लिख दिया, 765 लिख दिया। ठीक है, अब 765 लिखा है तो यहाँ पे देखो 7 - 5 2 आ गया, 6 - 6 0 आ गया, और 102 आ गया। ठीक है, अब ये एक स्टेप हो गया, एक डिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला जो डिवीजन करना है हमको, अगला डिवीजन किसके लिए करना है, अब जो ये आया आपको इसको उठा करके यहाँ रख देना है, तो वहां पे एक और डिवाइड होगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो जो पिछले डिवीजन का जो डिविजर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर आया वो सेकंड डिवीजन में क्या बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इस वाले को यहाँ ला देना है। ठीक है, और ये जो रिमाइंडर बचा इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन अब इसके आगे नहीं चल सकता, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जब तक ये डिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको ये स्टेप यहाँ पे करना नहीं है। ठीक है, जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, पहले वाले डिवाइड को कंप्लीट करना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, इस वाले डिविजर को यहाँ ला देना है और तब रिमाइंडर से डिवाइड करना है। तो अब रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं, 2 जा रहा है। ठीक है, 2 जा कितना लिख देंगे, 204 लिख देंगे। ठीक है, अब 5 में से 4 गया 1 बचा, 5 में से 0 गया 5 बचा। ठीक है ना, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिवीजन भी कंप्लीट हो गया, मगर अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, कब तक अप्लाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम को, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता तब तक आपको ये स्टेप लगाते रहने। ठीक है ना, तो बारी बारी से लगाने, तो इसलिए एल्गोरिथम कह दिया। तो अब 102 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब 102 यहाँ आ गया, अब देखो ये डिवाइड हो गया कंप्लीट, ये 102 ही आ जाएगा 2 जा, और रिमाइंडर 0। तो अब देखो ये कितने स्टेप में हुआ, 3 स्टेप में, और आगे भी बढ़ सकता था मगर ये यहीं पे कंप्लीट हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब आपको इससे आगे नहीं बढ़ना, आपको लेमा कहाँ तक लगाना था, लेमा अभी बताऊंगा। अभी ये डिवाइड कहाँ तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, अब यूजिंग डिवीजन लेमा,
क्या है लेमा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज स्मॉलर देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन तो आपको पता है। अब जो लेमा था, अब नाउ अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, अब एल्गोरिथम के हिसाब से क्या था कि लेमा को स्टेप बाय स्टेप लगाना है, बार बार लगाना है, कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है ना। तो अब लेमा तो हर डिवाइड के लिए अलग अलग लगेगा, ठीक है ना। तो हर डिवाइड के लिए अलग अलग लगेगा। तो पहला डिवाइड कौन सा था हमारे पास, पहला डिवाइड था ये वाला, ठीक है। पहला डिवाइड इतना ही तो था, तो पहला डिवाइड इतना था, तो पहले डिवाइड के लिए ए क्या हो जाएगा, 867 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू डिवाइजर क्या हो जाएगा इसके लिए, 255 इंटू क्वेश्चन 3 प्लस रिमाइंडर कितना, 102। अब दूसरा डिवाइड कौन सा है, ठीक है। अब दूसरे डिवाइड में अलग लेमा लगेगा, ठीक है। दूसरे डिवाइड में लेमा लगाओ, दूसरा डिवाइड ये वाला है हमारे पास, ठीक है ना। तो दूसरा डिवाइड ये वाला है, दूसरे डिवाइड में क्या है, 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, ठीक है। और तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, तीसरा डिवाइड यहाँ पर ये है, ये कितना है, 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। तो हमने कब तक लेमा को लगाया, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है। अब मेन बात क्या थी, फाइंड क्या करना था, एचसीएफ फाइंड करना था। तो आपको बात याद रखनी पड़ेगी, जो लास्ट स्टेप है, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, उस स्टेप में जो हमारे पास उसका जो डिवाइजर होगा, जो डिवीजर होगा, वो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा, नोट पॉइंट क्या है कि डिवाइजर इन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है, इन एल्गोरिथम एचसीएफ इज द डिवाइजर ऑफ लास्ट स्टेप, ठीक है। तो एचसीएफ क्या है, डिवाइजर ऑफ लास्ट स्टेप, डिवाइजर, क्वेश्चन नहीं, डिवाइजर। तो जो डिवाइजर, इसलिए डिवाइजर जो पहले लिखा जाता है, ठीक है, क्या होता है, बी इंटू क्यू होता है। तो बी जो है लास्ट स्टेप का, किस लास्ट स्टेप कौन सा है, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है, उसी को लास्ट स्टेप कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आ गया, तो क्या आ गया, एचसीएफ, एचसीएफ किन दोनों का, 867 कॉमा 255 का, ठीक है। एचसीएफ ऑफ इन दोनों का कितना आ गया, 51। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की, ठीक है ना। तो इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।